अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं अपना और अपने साथियों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम यासिर अमीन है और मेरे फेलोज़ मोहम्मद अदनान और असद, मोहम्मद असद। ओके, सो हमारा जो टॉपिक है, जो बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा टॉपिक है, उसमें हमारे पास हम डील करें एक डेयरी फार्म को। तो बेसिक आइडिया है एक डेयरी फार्म को सेटअप करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना और उसकी बेसिक कैलकुलेशन और अदर स्टाफ सारा जो भी बेसिक उसका आइडिया वगैरह सारा हमने मैनेजमेंट के जो बेसिक्स रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग गो थ्रू करने देखना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमारा जो बेसिक गोल है, मैन पावर को हमें यूटिलाइज करते हुए अपने गोल को अचीव करना है। तो उसके लिए मैनेजमेंट के जो बेसिक चार रोल्स हैं, बेसिक चार रोल्स हम उनको फॉलो करते हुए कुछ अपनी टीम को सेटअप करेंगे और साथ ही में हम देखेंगे कि हमारे कंपटीटर्स वगैरह हैं उनको कम्पीट करना है। तो उसके हिसाब से भी हम डेफिनेटली कोई ऐसी लोकेशन चूज़ करेंगे कि कहाँ पे हमें डेयरी फार्म बनाना चाहिए जो हमें ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा रीजनेबल हो जाए हमारे लिए। ओके, तो डेयरी फार्म एक ऐसा आइडिया है, इसमें जो आप देखोगे उसमें ये है कि आपकी जो डिमांड है, सप्लाइड डिमांड, वो कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है, जो हमारी रिसर्च के मुताबिक हमने जो देखी है, चीज़ें देखी हैं, नोट की हैं, उसमें 3 to 4% ईच ईयर ये डेयरी की प्रोडक्ट्स की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो डेफिनेटली एक ऐसा एक रिसोर्स है, ऐसी डेयरी फार्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा बिजनेस है जिसके थ्रू हम अपने गोल को फुलफिल भी कर सकते हैं और डेफिनेटली हम उसको जब अचीव करेंगे तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी है, मार्जिन भी है। और इसमें एक जो चीज़ मैंने नोट की है, उसमें वेस्टेज का काफ़ी ज़्यादा हाथ है जिसको हमने मेंटेन करना है और जिसको हमने आगे जाके फर्दर गो थ्रू देखेंगे उसको कैसे हम उसको एक प्रॉपर वे से कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आवर 4 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सो जो बेसिक 4 बिजनेस मैनेजमेंट के जो थे उनमें से सबसे पहले प्लानिंग, जिसको हम स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं, और सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। तो डायरेक्शन और लीडिंग, इसमें कुछ तो इसमें बेसिक आइडिया ये है कि सबसे पहले जो हमने प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग का बेसिक रूल हमें क्या हमें उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बिज़नेस के अकॉर्डिंग हमने जो भी करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग जितना भी काम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम जो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग नॉलेज, उसके रेलिवेंट नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। लाइक कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आजकल जो इंटरनेट पे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, डेफिनेटली हमें कोई इतना सोर्स मिल जाएगा कि हम यूट्यूब से वीडियोस और आइडियाज़ गेन कर लें कि कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको गो थ्रू लेके चलना है, और कैसे उसके कौन सी उसकी वीकनेस है, कौन सी उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ से हमें जो हमारा गोल फुलफिल कर रहे हैं उसको थोड़ी सी वीकनेस मिल सकती है, कहाँ से उसकी स्ट्रेंथ को प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ से हम उसको, तो वो सारे उसके प्रॉब्लम और वीकनेस और स्ट्रेंथ जो भी डील होगी वो प्लानिंग के हम अंदर हम इसको कंसीडर करेंगे। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो हमें एक बंदा ऐसा फाइंड करना पड़ेगा जो एनिमल्स के मतलब उसको अच्छा खासा नॉलेज हो। या तो हम उसको कोई डॉक्टर हायर कर लें, तो डेफिनेटली मेरा जो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो हम एक डॉक्टर को हायर करेंगे ताकि हम अपने एनिमल्स को सिक्योर कर सकें और उनको बरवकत उनको अगर कोई इशू आ जाए तो हम उसको कंसल्ट करके डॉक्टर के साथ उसको डील कर सकें। तो सेकंड जो
मैंने एक चीज़ नोट की है, जब आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने जाओ तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको वीकनेस स्ट्रेंथ की मैंने आपको ऑलरेडी बात कर दी है कि आपको उसका आइडिया होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो आइडिया आपको देगा वो ऑलरेडी वो पर्सन देगा जो इन उस बिज़नेस में इन है। तो हमें डेयरी फार्म के अदर मेंबर्स या अदर पीपल्स को डील करना चाहिए, देखना चाहिए उनको जाके कैसे वो काम करते हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि कैसे वो चीज़ें मेंटेन करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ से वेस्टेज उठाते हैं, कहाँ से वो फीड लेते हैं, फीड का क्या रेट है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक आइडियाज़ उधर से हमें मिल जाएगा कि जो एक लोकल एरिया के अंदर हम उस को मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो मिनिमम कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसमें ग्रीन फीड की क्या कॉस्ट पड़ेगी, उसमें जो हमें पर ड्राई उसकी फीड है उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी, उसकी जो दूसरी फीड होती है उसकी जो दूसरी फीड उसकी जो ओके, उसकी जो हमें कहाँ से उसका उसकी ओके, तो तीसरे नंबर पे जो हमें देखना हमने तो देखने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख लिए हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से मज़ीद हम इसको प्यूरीफाई कर सकते हैं अपने आइडिया को। एंड द फोर्थ जो चौथा जो मुझे लगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास इतना कैपिटल भी होना चाहिए कि हम उसको इन्वेस्ट कर सकें। तो कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं उसमें गवर्नमेंट भी हमें सब्सिडी दे देती है कि आप अगर कोई डेयरी फार्म बनाते हो तो एनिमल्स को ग्रो करते हो तो उसमें आपको वो काफ़ी हद तक आपको वो सब्सिडी दे देते हैं। तो डेफिनेटली आपको किसी बैंक से या किसी हुकूमती और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग के कहाँ से आपको कैपिटल मिल सकता है, कहाँ से आपको सब्सिडी मिल सकती है, और बाकी चीज़ें आपकी अपनी हैं सारी की सारी कि आप कहाँ से उसको डील कर रहे हो। जैसे कि आप फीड कैसे लेके आ रहे हो, फीड को लोकल जो है उधर से मैन्युफैक्चरर है उससे ले रहे हो, तो लोकल फार्मर से ले रहे हो, तो डेफिनेटली जो एक मैन्युफैक्चरर होगा लोकल एरिया में वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा और जो फार्मर होगा वो थोड़ा सा चीप होगा। तो इन चीज़ों को हमने इसी चीज़ के अंदर प्लानिंग के अंदर ही हमने डिस्कस करना है, देखना है कि कहाँ कहाँ से हम क्या क्या चीज़ हम उठा सकते हैं चीप रेट के अंदर, और हमारी अब प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज कैसे हो सकती है। सो दो चीज़ एक चीज़ और मैंने जो चीज़ देखी है उसमें ये है कि हम जब फीड को ग्रो करते हैं तो तब हमें मज़ीद चीप पड़ जाएगी अगर हम किसी लोकल से या किसी फार्मर से उसको परचेज़ करते हैं। उससे बेटर ये हो जाएगा कि अभी तो हमारे पास इतना कैपिटल नहीं होगा क्योंकि हम एक डेयरी लगाएंगे, तो उसमें काफ़ी एक्सपेंस आ जाएगा। आप आगे चल के हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन वगैरह हमारे प्लानिंग के अंदर ही आ जाएंगी कि हम कितनी काउज़ ऐड करेंगे तो कितना एक्सपेंस आ जाएगा, तो कितने उस उनके लिए पर डे के लिए हमें कितना उसको ग्रीन फीड चाहिए और अदर स्टफ़ उनको लिया क्या चाहिए। तो एक जो चीज़ है कि हम जब भी कोई एनिमल्स जो डेयरी फार्म स्पेशली डेयरी फार्म के लिए अगर कोई एनिमल्स लेके आते हैं जैसे कि काउज़ वगैरह लेके आते हैं, तो उसकी जो ब्रीड है ना, सबसे पहले तो हमने ब्रीड को माइंड में रखना है कि हमने कौन सी ब्रीड लेनी है जो जो हमें 25 से 26 किलो ईच डे मिल्क प्रोवाइड कर दे। तो ऐसे मैंने जो कुछ देखी हैं वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की हैं, कुछ साहिवाल ब्रीड की हैं। तो उनमें से आप देख सकते हैं कि कौन सी आपको चीप पड़ेगी, तो उस हिसाब से फिर आप उसको जितना फीड दोगे उतना ज़्यादा आपका ये सम काउज तो 30 केजी पे चली जाती हैं पर टाइम पे हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है हमारी फीड के ऊपर, हम उनको क्या फीड कर रहे हैं तो और कौन से ऑर्गेनिक तरीके से उनको फीड कर रहे हैं और कौन से मेथड यूज़ करके हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एक हम नॉर्मल काऊ वगैरह रखते हैं उसमें जो आपको
मिल्क मिलेगा वो हार्डली वो 10 केजी तक जाएगी या 12 केजी तक चली जाएगी। लेकिन जो एक डेयरी होती है उसमें कुछ स्पेशल फीड्स दी जाती हैं जिसकी बेस के ऊपर वो 26 20 30 केजी तक आपको मिल्क प्रोवाइड कर देगी। तो डेफिनेटली हम जब भी एनिमल परचेज़ करेंगे उसको परचेज़ करने से पहले हम उसकी ब्रीड को डेफिनेटली अपनी माइंड के अंदर रखेंगे ताकि हम इन फ्यूचर वो मिल्क की उतनी प्रोडक्शन को हम मेंटेन कर सकें पर एनिमल के हिसाब से, तो फिर डेफिनेटली हम प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। तो आल्सो हमें लेबर कहाँ से चीप मिलेगी और उनको डील करने का जो मेथड है वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, वो डेफिनेटली हम जब भी किसी भी डेयरी फार्म से कोई 1 4 5 7 10 डेयरी फार्म जब हम विज़िट करेंगे बिफोर स्टार्टिंग, तो हमें उधर से आइडिया मिल जाएगा कि वो लोकल्स को हायर करते हैं, कुछ प्रोफेशनल को हायर करते हैं। डेफिनेटली अगर कोई आप डॉक्टर को प्रोफेशनल हायर करोगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप किसी लोकल एरिया से कोई डॉक्टर हायर करते हो, बेशक वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है लेकिन तो उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स कुछ चीज़ें मार्जिन आपको मेंटेन मिल जाएंगी। ओके। तो नेक्स्ट थिंग, जब भी हमने कुछ भी स्टार्ट करना है तो कैपिटल तो हमारे पास डेफिनेटली इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हम उसको उस हिसाब से ओन कर सकें। तो हमारा बेसिक स्टार्टिंग जो है, तो हमने कैपिटल गेन करना है किसी तरह से। कैपिटल हमें बैंक से मिल जाएगा या कोई हमें इन्वेस्टर मिल जाएगा ताकि हम उसकी काउस के लिए लैंड ले सकें, ज़मीन का हिसाब लगा सकें कितनी हमें ज़मीन चाहिए, हमें कितने शेड बनाने हैं पर काउ के हिसाब से, कितनी उसकी एवरेज लेंथ विड्थ के हिसाब से हम उसको उतना शेड का एरिया काउंट करके तो हम उसकी उतने स्क्वायर फीट या एकड़ अपनी ज़मीन के हिसाब से हम उसको शेड को तमीर कर सकें। शेड की तमीर के लिए भी अलग से फिर वो सारी कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगा कि शेड की तमीर के लिए कितना एक्सपेंस आएगा। स्टोरेज, जो वाटर स्टोरेज जो एक मेन इसमें फैक्टर है, उसमें वाटर स्टोरेज भी आपके अगर हम हमारा मिनिमम जो स्टार्टअप है कि 1000 काउज को ओन करें, तो उसको ओन करने के लिए डेफिनेटली 1000 काउज हैं तो एक काउ आपकी जितने भी 4 से 5 गैलन आपके, तो उसमें जो एक काऊ है आपकी 50 गैलन 30 से 50 गैलन उसके पानी के इनटेक करती है, ड्रिंक करती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए इतना पानी, इतना वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी डेफिनेटली हमारे पास स्पेस भी होनी चाहिए, और उसके लिए उसके एक्सपेंसेस को डील करने के लिए इतने वाटर को पुल आउट करने के लिए, ज़मीन से पुल आउट करने के लिए, देन उसको स्प्रेड करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी एक अच्छी खासी कॉस्ट रिक्वायर करती हैं। तो फूड स्टोरेज के लिए हमारे पास अलग से स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि एक एनिमल एवरेज 1200, ओके। तो अगर हम 1000 का ओन कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी फूड स्टोरेज के लिए भी स्पेस होनी चाहिए कि हम उसको उसकी उन 1000 काउस के लिए पर डे के लिए हिसाब से हमारी जो ग्रीन फीड है या हमारे पास ड्राई फीड है उसको हम स्टोर कर सके कहीं किसी प्लेस पे, तो उसके लिए भी डेफिनेटली हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। तो अभी जो अभी मैंने रिसेंटली कुछ चीज़ें जो सर्च आउट की हैं और मुझे मिली हैं, मैंने तो डेयरीज़ के अंदर से रिसर्च भी की है, तो उनमें ये है कि आपको जो ड्राई फीड है वो इतनी कंप्रेस करके वो मिल जाती है आजकल, वो गड्ढों की शक्ल में मिल जाती है, तो लेटेस्ट टूल्स को यूज़ करते हुए तो अच्छी खासी वो उतनी स्पेस भी नहीं लेती, लेकिन वो अच्छी खासी फीड होती है कि वो आप उसको 3 से 4 एनिमल उसको इजीली पर डे के हिसाब से कंज्यूम कर सकें। तो उसके लिए भी डेफिनेटली हमारे हमारे पास स्पेस तो एक्वायर होनी है, हम अगर उनकी एनिमल्स की फीड के हिसाब को डील करते हैं तो। और सेकंड चीज़, जो ऑलवेज कैपिटल की कैलकुलेशन हम करेंगे उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए। हमें काउस को तादाद हमें डाउन करनी चाहिए या इंक्रीज़ करनी चाहिए।
तो लेट्स सी, देखते हैं कैलकुलेशन हमने क्या निकाली है। तो जो हमें एरिया चाहिए, अगर तो हम एरिया ऑन करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो कैलकुलेशन है एक एनिमल की जो जो उसकी हाइट विड्थ के हिसाब से, ओ सॉरी, ये जो कैलकुलेशन मेथड मैंने लिख दिया है यहाँ पे, कैलकुलेशन मेथड फॉर द एक्वायर लैंड, ये एक्वायर लैंड के लिए बेसिकली नहीं है, ये मैंने लिख दिया है। ओके, यहाँ पे ना मैंने सॉरी, यहाँ पे मेरे पास कुछ हमने जो कैलकुलेशन, लेट्स सी, हमने जो कैलकुलेशन किए हैं, देखिए देखते हैं, लेट्स सी हमने जो कैलकुलेशन की है उनको देखते हैं उनको कैसे डील करना है। तो कैलकुलेशन जो सबसे पहले हमने की है कि अगर हम ग्रीन फीड को खुद खुद ग्रो कर रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हम उतनी कितनी ग्रीन फीड हम खुद ग्रो कर सकें। उसके लिए हमें, ग्रीन फीड हम खुद ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उस ग्रीन फीड को ग्रो करने के लिए हमारे पास उतनी लैंड एक्वायर होनी चाहिए। और अ, कितनी लैंड जो हमें मिल हम बाय करेंगे, तो कितने एकड़ हमें लैंड एक्वायर होगी। तो डेफिनेटली उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कि एक एनिमल, ये मेरे पास एक मेथड में मुझे इंटरनेट से मिला है कि एवरेज जो भी उसका वेट होगा, जो भी एनिमल का वेट है, तो उसको कल मल्टीप्लाई करना है हमने एनिमल्स की स्ट्रेंथ के साथ, और देन वो वॉल्यूम, ठीक है, 4 टाइम अ डे उसकी जो भी ये कैलकुलेशन। ओके, तो हमें जो कैलु सो बेसिकली जो हमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले अगर हमारे पास जो मेन चीज़ है, अगर तो हम ग्रीन फील्ड को ग्रो कर रहे हैं खुद से, तो डेफिनेटली हमें उस उतनी स्पेस चाहिए, या तो हम उस उतनी ज़मीन को एज ए लोन पे ले लें, उसको हम लीज पे ले लें, या फिर हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम वो पूरी की पूरी जो है लैंड उसको हम बाय कर लें। तो उसको अगर हम बाय करते हैं तो डेफिनेटली हमारा काफ़ी 50 से 60% का बजट जो हमारा है वो इंक्रीज़ तो हो जाएगा, लेकिन उसमें ये हो जाएगा कि पर ईयर के हिसाब से हमें जो हमारी ग्रीन फीड मिल रही है उसमें आपको इतनी वो फीड सस्ती पड़ जाएगी, 50 से 60% आपको चीप पड़ जाएगी, आप अगर किसी लोकल बायर से बाय करते हैं, या आप उसको किसी फार्मर से बाय करते हैं, सेलर से बाय करते हैं, या किसी। ओके, तो इसको अगर हम ग्रो करते हैं, खुद से ग्रो करते हैं, तो डेफिनेटली हमें एक मेथड चाहिए कि हम उसको कैलकुलेट कर सकें कि एक एनिमल जो है हमारे पास वो कितनी फीड एक पर डे के कंज्यूम करता है। तो उसको हमने क्या करना है, हमने करने के लिए हमने सबसे पहले तो 365 डेज है हमारे पास ईयर के अंदर, तो हमने ईयर का कैलकुलेट कर लेना है, आइदर कि हम पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें। तो हमने एवरेज एनिमल का वेट को मल्टीप्लाई कर देना है एनिमल की स्ट्रेंथ के साथ, पर डे के हिसाब से, पर डे के साथ साथ और 0.4 के साथ, एंड देन उसको डिवाइड कर देना है। जो हमारे पास यील्ड, जो भी हमारे पास फसल बनेगी, ग्रीन फीड बनेगी या ड्राई फीड, हम उसको कर लेंगे बाद में, उसको ड्राई फीड में कन्वर्ट कर लेंगे, उतनी उसकी जो एवरेज एक एकड़ के अंदर जितनी भी उसकी ये 9,500 जो भी है इसकी एवरेज ग्रोथ जो भी है उसको हम उससे डिवाइड कर लेंगे। तो अब ये हमें मिल जाएगा कि 1,000 एनिमल अगर हम ओन करते हैं तो उसके हिसाब से हमें कितनी लैंड रिक्वायर है अगर हम खुद से उसको ग्रो करते हैं, ग्रीन फीड या ड्राई फीड को। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास, तो डेफिनेटली हमारे पास 18,440 एकड़ समथिंग बनती है। तो 444 बनती है, तो इसमें 444 में अभी मैंने वो चीज़ें ऐड नहीं की, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फीड के लिए। अब इस फीड को हमने डेफिनेटली किसी जगह पे स्टोर करना है, तो स्टोर करने का एक उसके लिए हमारे पास अलग से स्पेस होनी चाहिए, इतनी डेफिनेटली, इतनी अगर हम लगाते हैं तो। और उसमें से हमने पर डे के हिसाब से कट करनी है फीड, तो
फीड कट करनी है तो डेफिनेटली कट उसको जो पर डे के हिसाब से जितनी भी निकलेगी हमारी कॉस्ट उसको हम एक जगह पे स्पेस करेंगे, तो वो स्पेस हमारी इस स्पेस से 18,440 से अलग होनी चाहिए। अब हमारे पास जो मैंने एवरेज जो मिनिमम देखी है 1 एकड़ के अंदर कॉस्ट देखी है लोकल एरियाज़ के अंदर, तो वो 8,74,000 समथिंग है। तो एवरेज ये अप डाउन हो सकती है, ये फिक्स नहीं है जो आपको 1 एकड़ 8 लाख के राउंड अबाउट मिल जाएगा। तो 1 एकड़ में अब हमारे पास 18,000 एकड़ है तो डेफिनेटली हम 18,000 को 8 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो उसकी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी, एवरेज प्राइस निकल आएगी कि इतनी प्राइस हमें, इतनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है कि हम उसको यील्ड को पर ईयर के हिसाब से हम खुद से ग्रो कर सकें। हमारा प्राइमरी गोल ये होगा कि हम इतनी अमाउंट तो लेके आ नहीं सकते, या ना ही हमें किसी बैंक ने लोन देना है, तो ना ही हमारे पास कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो डेफिनेटली हमें हुकूमत की तरफ से लोन मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो अदरवाइज़ हमें इतना लोन ज़मीन को एक्वायर करने के लिए नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा तो वो हम किसी फार्मर से, लोकल फार्मर से उसको हम बाय करेंगे ग्रीन फील्ड को। तो उसकी फिर कॉस्ट अलग से आएगी, वो मैंने उसको कंज्यूम नहीं किया, तो मैंने बेसिकली लोन के लिए अप्लाई कर दिया। हमारे एक फेलो हैं, उनका बैंक है, तो हमने उनको अप्लाई कर दिया, तो मे भी वो इतना लोन हमें ज़मीन के लिए दे देंगे। तो अभी तो ये सिर्फ लोन ज़मीन के लिए, डेफिनेटली हमें और लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अ, हम राब्ते में हैं उनसे, तो अल्लाह खैर करेगा। तो सेकंड थिंग जो मेरे पास जो बाकी जो रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एक काऊ गया तो वो 30 से 50 गैलन पानी की कंज्यूम करती है पर डे के हिसाब से। तो ये कंजम्पशन ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें डिपेंड करता है आपका वेदर किस टाइप का। तो यहाँ पे हमारे पास इतने हमारे पास अच्छा खासा पानी 4 लाख पाउंड हमारे पास पानी डेली कंज्यूम होगा। तो यहाँ से अगर हम 420 पाउंड डेली कंज्यूम करती हैं काउज, तो एक काउ कंज्यूम करती है, तो डेफिनेटली अगर हमारे पास 1,000 काउज हैं या इससे ज़्यादा है हमारे पास स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली पानी की सप्लाई भी हमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास 4 लाख पाउंड वाटर तो हमारे पास डेली का कंज्यूम होगा सिर्फ और सिर्फ काउज की ड्रिंकिंग के लिए। तो डेफिनेटली उनको काउज को क्लीन रखने के लिए उनको नहलाना पड़ना है, और उनको क्लीन और बाकी जो एरियाज़ को सफाई के लिए हमारे पास उसके में वाटर की खपत और ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें हमारे पास मज़ीद इसका 1/3 पोर्शन हम इसका, या इसका 1 टाइम हम इसका ऐड कर लेंगे, इसका 1.5 ऐड कर लेंगे एज ए उसकी क्लीनिंग के लिए। तो हमारे पास जो अदर रिसोर्सेज अगर हम इसको काउंट करते हैं, जो हमारे पास अक्वायर लैंड, शेड और बाकी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए हमारे पास चाहिए, तो एक हमारे पास एवरेज सी प्राइस आती है कि हम काउज लेते हैं कि एक काऊ हमारे पास पर काऊ के हिसाब से अगर देखते हैं प्राइस, तो पर काऊ की हमारे पास 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख एक काऊ का एवरेज प्राइस है जो मार्केट के अंदर अच्छी क्वालिटी की है। तो ये 3 लाख पे भी जा सकती है, ये आपकी 4 लाख पे भी जा सकती है। तो डिपेंड करता है ये आपकी काऊ के ऊपर। तो अभी ये इसकी मैंने मिनिमम कॉस्ट ऐड की है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1,000 का उसके साथ, तो अच्छा खासा कैपिटल हमारा पास, हमारे हमें तो कोई अ, तो हमें आई थिंक सो 25 करोड़ लोन इसके लिए अलग से चाहिए होगा। तो हमें जो लैंड चाहिए वो हमारे पास इतनी 18,442 एवरेज मैंने निकाली है, तो ये इससे ज़्यादा ही चाहिए। तो हमारे पास वाटर हमने निकाल लिया, वाटर का रिसोर्स इतना हमारे पास हमने इतना कंज्यूम करना है पर डे के हिसाब से एवरेज इसकी तादाद है। तो ये
500 50,000 पाउंड तक ये चला जाएगा। सॉरी, ये 5 लाख पाउंड तक चला जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलती से बोल दिया 42। ओके ओके। तो अब शेड जो हमें शेड चाहिए पर गाँव के हिसाब से, तो पर गाँव की एवरेज जो विड्थ है वो 8 फीट विड्थ और 12 फीट उसकी लेंथ होती है। तो एक शेड की एवरेज लेंथ होती है इसमें। हैवी से हैवी मतलब अच्छा खासे वेट का जानवर भी इजीली स्पेस में वो रह सकता है। तो हमारे पास ये इसको हम काउंट एकड़ के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से, तो एटलीस्ट हमारे पास 3 एकड़ ज़मीन बन जाती है। जो एवरेज हमारे पास जो बनती है शेड के लिए ज़मीन बनती है वो तो 2.5 एकड़ बनती है। लेकिन हम उसको थोड़ा सा हमने सिर्फ और सिर्फ काउस के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी सफाई के लिए, तो वो ऑलमोस्ट 3 एकड़ का हमारे पास शेड बन जाएगा, जिसमें हम काउस वगैरह को स्टे करेंगे ऑन। ओके। तो सॉरी, गला खुश्क हो गया। एच ओके। तो अब जो मेरे पास लैंड की प्राइस है वो हमारे पास, अगर तो हम ओन करते हैं तो वन टाइम हमें 16 करोड़ देना पड़ेगा। तो हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 16 अरब ये 25 करोड़ वो और डेफिनेटली कोई हमारे पास 20 करोड़ का हमारे पास एवरेज हमारा बजट है। तो होपफुली हमारा हमें 20 करोड़ दे देंगे हमारे बैंक वाले फेलोज। तो हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ओके। तो इसमें हमारे पास जो मेडिकल पर काउस के लिए मेडिकल का भी अच्छा खासा खर्चा है, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन वगैरह। तो डेफिनेटली अगर आपकी एक काउ 25 से 30 किलो आप केजी आपको दे रही है मिल्क पर डे के हिसाब से, तो पर कुछ काउस का मैंने देखा है कि वो 25 से 30 केजी 22 केजी एवरेज एक टाइम का देती हैं। तो 2 टाइम अगर आप उसको डबल अप कर लें तो उसका वो उसका निकल आता है, उसकी लिविंग कॉस्ट और उसकी क्लीनिंग वगैरह की, उसकी केयर और उसकी मेडिकल की सारी की निकल आती है, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे जाती है वो एक काउ। तो अब इनके मेडिकल के लिए हमें अच्छा खासा कर्ज चाहिए, तो 2 करोड़ तो आई थिंक सो मेडिकल में इसका निकल आएगा। इनकी वैक्सीनेशन वगैरह और अदर स्टाफ, अच्छा खासा स्टाफ होता है, क्योंकि हमने इसमें मेडिकल स्टाफ की सैलरी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी फिर आपकी। और जो कुछ फीड, स्पेशल काइंड की फीड होगी, वो भी डेफिनेटली इसी के अंदर ही काउंट हो जाएगी। तो ये 2 करोड़ के हिसाब से आई थिंक सो हमें ये भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम इसको डील कर सकें। ओके। तो यहाँ पे हमें एवरेज जो ज़मीन चाहिए होगी, एक अगर हम पूरी लैंड एक्वायर नहीं करते, अगर हम ग्रीन फील्ड खुद से ग्रो नहीं करते, तो 6 एकड़ की हमें ज़मीन इतनी चाहिए होगी कि काउज़ को शेड भी प्रोवाइड कर दिया जाए, और अगर काउज़ को फ्रीली हम उसको मूवमेंट के लिए किसी भी जगह पे मतलब इधर उधर फिरने के लिए हम उनको जगह चाहिए, तो बाकी 3 एकड़ इतनी ज़मीन होनी चाहिए कि वो काउज़ उधर फ्रीली घूम सकें, और थोड़ी सी वर्जिश वगैरह उनकी हो जाए डेली बेसिस के ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इतनी ज़मीन तो हमें चाहिए होगी साथ में। तो उनके लिए हमें हमारे पास कैपिटल ये हो जाएगा। अगर हम 16 अरब नहीं लेते, तो हमारे पास कोई 1 अरब के अंदर हमारा काम हो जाएगा, सारे एक्सपेंसेस वगैरह निकल आके। ओके। तो अभी जो हमारे पास वर्क फोर्स जो हमें चाहिए, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। तो ईच एंड हम देखते हैं, तो अब अगर हम काउंट करें, तो हमारे पास जो टॉप लेवल के जनरल मैनेजर जो है वो मेरे पास एक ही हमने हायर करना है। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं ना, नीचे आते हैं, तो नीचे इनकी कैलकुलेशन से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, उसमें से हमारा जो हमारे पास वो स्ट्रक्चर है, क्या उसको, अगर हम कहते हैं कि डेयरी फार्म का जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, उसमें जो आपको कितनी वर्क सपोर्ट चाहिए, तो एक तो हमारा सीईओ होगा जो डेफिनेटली ओन करेगा, और उसमें उसके नीचे एक बंदा होगा जिसको हम जनरल मैनेजर कह देंगे, जिसका काम इन बाकी सब डिपार्टमेंट को डील करना है।
अब उस जनरल मैनेजर के अंडर आपके पास 2 मैनेजर्स होंगे, या अगर आप तो ग्रीन फील्ड खुद से ग्रो कर रहे हो तो डेफ़िनेटली वो उस ग्रीन फील्ड का एक अलग से डिपार्टमेंट बन जाएगा। वो मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि हम वो अभी ग्रो नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है। तो बैंक फॉलोज़ के पास भी अभी इतना कैपिटल नहीं है कि वो हमें इतना सारा 16-17 करोड़ अरब का, हमें 20 अरब का लोन दे दें। तो अभी के लिए हमारे पास जनरल मैनेजर के नीचे हमारे पास सब जो मैनेजर आ जाएंगे, वो प्रोडक्शन मैनेजर आ जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजर का काम मिलर को सुपरवाइज करना है, फीड को सुपरवाइज करना है, और हमें रिपोर्ट देनी है हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, तो प्रोडक्शन मैनेजर को डेफिनेटली इतनी उसके ऊपर अगर उसको एक फीड का मैनेजर अलग से बना देते हैं तो उसमें ये हो जाएगा कि प्रोडक्शन मैनेजर के पास एक वो आ जाएगा, एक्सक्यूज़ आ जाएगा कि सर मैं तो उसको डील ही नहीं कर रहा, मुझे उतनी फीड नहीं प्रोवाइड की जा रही कि मैं उसको आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन को फुलफ़िल कर सकूँ। तो उस चीज़ को ओवरटेक करने के लिए कि वो एक्सक्यूज़ ना कर सके कि ये आपकी इनके मेरे अंडर नहीं है, हमने उसको उसी के अंडर कर दिया ताकि वो उसके पास ये एक्सक्यूज़ ना रह जाए कि वो ये कहे कि मेरी प्रोडक्शन सिर्फ़ इस वजह से रहेगी कि मेरे एक फीड जो मैनेजर, हमारा फीड का मैनेजर है, तो वो उसने हमें उतनी प्रॉपर फीड नहीं दी। तो डेफ़िनेटली हमने ये डिपार्टमेंट भी इसी को दे दिया है कि ये भैया आपने काम करना है और इसके लिए हमें नो एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, हमें बस सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें प्रोडक्शन चाहिए। तो एक हमारे पास जो होगा ट्रेड का मैनेजर। तो ट्रेड मैनेजर जो बेसिकली क्या करेगा, वो हमारे लिए सेलमैन ढूंढेगा जो कि दूध की सप्लाई को हमें दूध को सेल करेंगे। और अगर आपके पास दूध का सेल का मतलब कि वो डिफरेंट शॉप्स पे जाएंगे, उनके साथ डील करेंगे, उनको देखेंगे, और हमारे मिल्क के जो भी क्वांटिटी वगैरह उसको डील करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे उसकी सप्लाईज है, कहाँ कहाँ पे हमें मार्जिन ज़्यादा मिल सकता है, तो हम उस उन इन एरियाज़ को हिट करेंगे। तो इनका काम है सेल्स को डील करना। तो ट्रेड मैनेजर के अंदर इसमें मैंने ड्राइवर्स वगैरह ऐड कर दिए हैं ताकि ये खुद ही देखे जो मिल्क की सप्लाई कहीं पे वो अ, उसकी सप्लाई डिमांड कम ना हो, मतलब ये ड्राइवर्स वगैरह सारे इसी के अंडर हों ताकि ये खुद ही उनको ट्रेड का पूरा इनका इसके ऊपर हो कि इसने उसकी जो हमारी पर डे की प्रोडक्शन है उसको पर डे के हिसाब से सेल आउट करना है। तो वो सारा का सारा डिपार्टमेंट इसको इसको दे दिया। और डेफिनेटली इसको एक कुछ बंदे और चाहिए, एक बंदा तो नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्रोकर लिख दिया, यहाँ से सिर्फ ये टाइप लिखी है ताकि आइडिया हो जाए कि हमें जो ट्रेड मैनेजर होगा उसके ब्रोकर्स के साथ डीलिंग होगी ताकि वो डिफरेंट तरह के एरियाज़ के अंदर से उन ब्रोकर्स को बेचे, और उन ब्रोकर्स को कमीशन के बेस पे हमने रखना है। तो ये इन ब्रोकर्स का काम है, या तो हमारे जो एनिमल्स हैं, जो कुछ हमारे एनिमल्स ऐसे हो जाएंगे 2 साल दूध देने के बाद, 3 साल दूध देने के बाद उनकी ना जो फिज़िकल हेल्थ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, तो उनको सेल आउट करना है। कुछ हमारे लिए न्यू जो है एनिमल्स काउस को बाय करने के लिए ब्रोकर्स का काम होगा। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए वो सारी चीज़ें डील करेंगे, डील करने के बाद हमें हमें वो चीप रेट पे हमारे पास हमें वो देंगे। तो हम इनको कमीशन बेस पे रखेंगे, इनको सैलरी बेस पे नहीं रखेंगे। तो जितने भी 2% कमीशन, 1% कमीशन के हिसाब से हम उसको इधर अपने साथ। तो वो एक ट्रेड मैनेजर का काम है, ट्रेड मैनेजर ने देखना है उसकी आपकी जो जितनी भी ट्रेड आउटर आपकी है, तो वो सारी उसने ही डील करनी है। अच्छा, सॉरी मेरा गला कुछ हो गया तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है इसकी वजह से ना। ओके, तो जो हमें एक और चीज़ चाहिए, डॉक्टर्स और वैक्सीनेटर। जो वैक्सीनेटर होंगे उनका उनका डायरेक्टली डील होगा जनरल मैनेजर के साथ। तो जितनी भी वैक्सीनेशन वगैरह की कॉस्ट होगी, डॉक्टर की कॉस्ट होगी, जनरल मैनेजर ने देखनी है। अच्छा, इस सब के साथ साथ जो ट्रेड और प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे पास एक इंस्पेक्शन टीम होगी जो इंस्पेक्ट करेगी कहाँ पे हमारा मिल्क की प्रोडक्शन कम हो रही है, कहाँ पे हमारी फीड की प्रोडक्शन कम हो रही है, या हमारी फीड कहाँ पे काम हो रही है। तो इसका ना तो जनरल मैनेजर के साथ इसका ना तो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कोई ताल्लुक होगा, ना ही इसका ट्रेड मैनेजर के साथ ताल्लुक होगा।
तो इनका काम ये भी होगा कि इन्होंने ट्रेड को डील करना है, ट्रेड को भी इंस्पेक्ट करना है कि ट्रेड में कहीं भी वो हमारे साथ हमारी जो गबन तो नहीं हो रहा हमारे साथ, ये गलत बयानी तो नहीं कर रहा ट्रेड मैनेजर कहीं पे ये हमारे साथ मिस कम्युनिकेशन के साथ हमें कुछ लॉस वगैरह में तो नहीं लेके जा रहा। तो ब्रोकर वगैरह पे भी डेफिनेटली ये लोग नज़र रखेंगे। तो इंस्पेक्शन का इनका काम ही डेफिनेटली ये है कि ये इंस्पेक्ट करेंगे ईच एंड एवरी वीकनेस, ईच एंड एवरी जो हमारी स्ट्रेंथ को हमारे डेफिनेटली हमारी नोट करेंगे, और जो वीकनेस है उनको, और जहाँ पे हमारे वीक पॉइंट, और जहाँ से हमें वैनरेबिलिटीज जो हमारी होंगी उनको ये फाइंड आउट करके उनको पिन आउट करेंगे जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर देन उसको फिक्स करेगा अपने अकॉर्डिंग, और जो भी वो जूरी हमारी वो जो भी जनरल मैनेजर सी वो बैठ के डील करेंगे, देखेंगे कि उस बग को या उस वैनरेबिलिटी उस वीक पॉइंट को हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन टीम का मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्रोवाइड भी करेगी इस हिसाब से। तो अब जो एक चीज़ इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन टीम आगे जाके सब फील्ड्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो एक जो मेरी नज़र में और चीज़ है वो है क्लीनिंग का सुपरवाइज़र, इसको क्लीनिंग का सुपरवाइज़र कह लें, क्लीनिंग मैनेजर कह लें। तो दोनों का काम इसने यही है कि इसने मैनेज करना है हर चीज़ को, क्लीनिंग के डिपार्टमेंट को पूरे को मैनेज करना है, सुपरवाइज करना है, मैनेज करना है कि कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे सफाई का काम होने वाला है। तो ये चीज़ें इसने डील करनी है। तो हमारे जो जनरल मैनेजर के अंडर बेसिकली तो हमारे जनरल मैनेजर के अंदर बेसिकली 5 लोग आ जाएंगे, जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर आ जाएगा, टॉप ट्रेड मैनेजर आ जाएगा, इंस्पेक्शन टीम मैनेजर आ जाएगा, और डॉक्टर आ जाएंगे, और डेफिनेटली वैक्सीनेटर भी उसी के अंदर ही आ जाएंगे, और क्लीनिंग सुपरवाइज़र भी आ जाएगा। अब ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है इसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि इसको मैंने 2 डिपार्टमेंट सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि ये ये एक्सक्यूज़ ना कर सके कि मेरी प्रोडक्शन सिर्फ इस वजह से कम होगी कि मेरे पास फीड की सुपरविज़न नहीं थी, मैं उसको देख नहीं सकता था। मुझे नहीं पता था इसकी फीड कहाँ से कम आ रही है, कहाँ से ज़्यादा आ रही है, मुझे उतनी फीड दी नहीं गई कि मैं उतना आपको आउटकम दूँ। तो उसकी इस एक्सक्यूज़ को कम ओवरटेक करने के लिए हमने इसको 2 डिपार्टमेंट इसके अंडर कर दिए, ताकि इसका मिल्क का काम भी इसने देखना है, और इसको उसने सुपरवाइज फीड को सुपरवाइज भी करना है। अब इसको हमने 2 बंदे इसके इसको डिवाइड कर आगे इस मैनेजर के अंदर 2 बंदे और होंगे, जिस एक तो मिल्क सुपरवाइज़र होगा, एक होगा फीड सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र डेफिनेटली मैनेजर के तरह के ही काम होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा मैनेजर से कम होगा काम। तो ये डील करेगा जितनी भी फीड होगी, ड्राई फीड, जो फीड सुपरवाइज़र होगा इसको देखेगा कि हमारी फीड प्रॉपर एक शेड के अंदर पड़ी है, किसी एक प्रॉपर स्पेस पे पड़ी है, ताकि हम इतनी फीड के ऊपर कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, फीड कहीं पे ख़राब तो नहीं हो रही, कहीं पे उसको इशू तो नहीं आ रहा, फीड की उसकी जो क्वांटिटी है वो कम तो नहीं हो रही, जो उसकी जो उसके न्यूट्रिशन वगैरह की जो क्वांटिटी है हमें फीड की रिक्वायर्ड चाहिए, तो वो उस फीड को प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट्स और वो प्रोटीन्स वगैरह इसमें उस फीड के अंदर पूरे हैं, उस फीड के अंदर कोई इशू तो नहीं है। तो उस चीज़ को डील करने के लिए ये मेरे पास ड्राई फीड इसके आगे बंदे होंगे जो इसमें ड्राई फीड को सप्लाई करेंगे, और इसको ग्रीन फीड को सप्लाई करेंगे, और इसके ही अंडर बंदे होंगे जो काउस को फीड प्रोवाइड करेंगे। तो एक फीड का तो टोटली डिपार्टमेंट अलग से सुपरवाइज करना है, उस फीड सुपरवाइजर ने, उसके अंदर सब बंदे हो जाएंगे। अच्छा, तो जो नेक्स्ट थिंग है मिल्क सुपरवाइज़र, इसने ना मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, और मिल्क की क्वांटिटी को देखना है कि उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी कम नहीं हो रही, क्योंकि मिल्क एक ऐसा चीज़, एक ऐसी फीड है जिसमें अगर आप ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे क्वांटिटी और क्वालिटी पे, तो आपको इतना लॉस हो जाएगा कि आप उसको बियर नहीं कर सकते, आप उसको दोबारा उस लॉस को ओवरटेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक आप क्लाइंट का ट्रस्ट उठ जाएगा कि आप उसको मिल्क का 2 नंबर दे रहे हो, या उसकी क्वांटिटी कम है, क्वालिटी कम है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फीड होगी, और बाकी जो मिल्क को
सुपरवाइज़ करने के लिए मिल्क के अगर जो मिल्कर होंगे जिन्होंने मिल्क निकालना है और जिन्होंने मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना देखना है, वो सारे बंदे उसके अंडर हो जाएंगे। उनको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी डॉक्टर की तरफ से कि कब इनको पानी पिलाना है, कब इनको फीड देनी है, कब इनको रेस्ट के लिए लेके जाना है, कब इनको काउस को एक्सरसाइज के लिए इनको खुले मैदान के अंदर छोड़ देना है, और कब इसको उसी काउस के नंबर काउ के नंबर के अगेंस्ट हमारे पास उसको उसी के शेड में कब उसको भेज देना है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जो डॉक्टर्स के पास एक पैनल हमारे पास होगा, जो पर काउ का एक नंबर होगा, उस नंबर को वो डेली बेसिस पे उनकी हेल्थ वगैरह चेकअप होगी, उनको जो डेली के प्रोटीन वगैरह और न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनकी हेल्थ के हिसाब से डेली के हिसाब से चेकअप होगा, तो डेफिनेटली वो वैक्सीनेटर और डॉक्टर्स वगैरह खुद ही डील करेंगे। तो वो पैनल होगा, तो इस हिसाब से अब ये मिलकर का काम ये होगा कि एक तो मिल्क निकालना है गाँव से, और दूसरा उनको उनके प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह का, उनकी फीड वगैरह का, उनका जो टाइम शेड्यूल होगा उनको उसको कीप इन माइंड रखना है। तो 10 काऊ या 20 काउज एक जो, क्योंकि मॉडर्न तरीके के साथ हम अगर मशीनरीज के साथ चलेंगे तो हमें 10 काउज या 20 काउज के ऊपर एक मिलकर इनफ है, जो इनको पर डे केयर टेक करेगा। तो अब इसमें हमारे पास जो मिल्क पुशर है ऑटोमेटिक मशीन, वो हमें एक्वायर होगी, तो वो हम उसको एक्वायर करेंगे ताकि हम डेली बेसिस पे इतना सारा मिल्क बाई हैंड तो हम उसको सक कर नहीं सकते। मतलब अगर 22 केजी मिल्क है वन टाइम का एक काऊ के अंडर, तो वो हम उसको 22 केजी सक करने के लिए तो वो 10 मिलकर भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी खासी मेहनत का काम है, तो उसको डेफिनेटली हमें एक पुशर चाहिए होगा जो हमारा मिल्क को पुश करेगा और सक करेगा। तो ये सारा का सारा जितना भी प्रोसीजर होगा, ये सारा का सारा प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर होगा, और प्रोडक्शन मैनेजर ने सारा देखना है कि उसकी प्रोडक्शन कैसे कम या ज़्यादा की जा सकती है। अब ट्रेड मैनेजर को मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रेड मैनेजर के अंडर सेलमैन भी होंगे, इसमें इसके अंदर ड्राइवर्स भी होंगे, ब्रोकर्स भी होंगे, और इसकी अदर लिंक्स भी होंगे जो मार्केट के अंदर ये खुद सुपरवाइज करेगा, खुद देखेगा कि मार्केट में कहाँ पे सप्लाई की नीड है, कहाँ पे हम हमारा कंपटीटर नहीं है, तो कहाँ पे हम इसकी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी और सारी की सारी ये इन्वेस्टमेंट मतलब इसको सेल्स के हिसाब से सारा का सारा जितना भी होगा, सारा का सारा इसके वही सर के ऊपर होगा। तो इसको हम ट्रेड मैनेजर कह लें, सेल्समैन का मैनेजर कह लें, तो ये दोनों काम इसी के अंडर होंगे। तो डॉक्टर ने वैक्सीनेटर का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इन्होंने केयर टेक करनी है उनकी वैक्सीनेशन वगैरह की, उनकी फिजिकल हेल्थ की, और उनकी दूसरी बाकी हेल्थ की। तो उसके लिए इनको उन्होंने एक इनको पैनल दिया जाएगा जिस पे ये देखेंगे कि पर डे के हिसाब से जैसे वो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर होता है, किसी मरीज़ को चेक करने के लिए पर डे के हिसाब से उसकी जितनी भी उसकी ग्रोथ और उसकी जो है रिकवरी वगैरह सारी उसके अंदर मेंटेन की जाती है। तो इसी के अंदर इनमें भी इनके भी ऊपर उनकी पर काउ के हिसाब से इनके ऊपर होगी कि ये डील देखें उनकी कितनी उसकी फिजिकल ग्रोथ हुई है, कितनी उसकी फिजिकल ग्रोथ लॉस होगी, या कितना उसका एक्सपेंस जो हम उसके ऊपर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कितना वो मीट उसका इंक्रीज़ हो रहा है, बाकी चीज़ें कहाँ से उसका मिल्क वगैरह कम हो रहा है, कि क्या वजह है, कौन सी उसके अगर किसी को कोई बीमारी इलनेस वगैरह होगी तो उसको ओवरकम करने के लिए प्रॉपर से ये सारे डील करेंगे। तो इंस्पेक्शन टीम को भी मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें इंस्पेक्शन टीम जो बेसिकली काम करेगी, एक तो फीड इसमें जो फीड इंस्पेक्टर होगा वो चेक करेगा ड्राई फीड ग्रीन फीड कहाँ से ली जा रही है, उसकी इंस्पेक्ट करेगा, उसमें वाकई जो उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी लिखी गई है और उसकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसकी प्रोटीन वगैरह की, वो उसकी फिल कर रहा है, या ये हमारे साथ हमारी जो डेयरी के साथ दो नंबरी लगा रहा है। तो जो मैनेजर सुपरवाइज़र फीड में सुपरवाइज़र को देखेगा, या उसको प्रोडक्शन मैनेजर को भी सुपरवाइज़ करेगा। तो ये हमें पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा कि पर डे के हिसाब से आज इतनी फीड आई है, आज इतनी फीड कंज्यूम हो गई है, इतनी अभी हमारे पास रिमेनिंग पड़ी है, तो इतनी मैंने हमें फूड मैनेजर ने लिख के दे दिया है। और
उससे अगर कम ज़्यादा है तो ये हमें पूरी की पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि इसने फलां बंदे से इतने में फीड बाय किया और इस इतने में हमें ये शो करवा रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाएंगी। ये आगे 2 बंदे रखे, ये आगे 3 बंदे रखे फीड को चेक करने के लिए कहाँ कहाँ से फीड आ रही है। तो अगर तो हम ग्रो करेंगे तो ये फीड इंस्पेक्टर का काम और कम हो जाएगा, बंदे और कम हो जाएंगे जो देखेंगे, जो सिर्फ देखेंगे कि हमारी फसल में कहाँ पे फीड का मसला है, कहाँ पे हमारे पास। वो तो उसके लिए फिर ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। अब जो दूसरी चीज़ है इसमें मिल्क इंस्पेक्टर, वो डेफिनेटली इसका 2 काम होंगे। एक तो मिल्क की क्वांटिटी चेक करना और क्वालिटी चेक करना, और इसकी सेल को भी ओवरकम करना। ओवरकम कर देखना कि हमारे पास जो कंपटीटर वगैरह उनकी डिटेल देखना। तो बेसिकली ये इसकी सेल्स इसके ट्रेड मैनेजर ने देखनी है कि कहाँ पे हमारा मिल्क, जो हमारी डेयरी का मिल्क जा रहा है वो कहाँ पे किस रेट पे सेल हो रहा है, तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो वो बंदे जो हमारे साथ जो ट्रेड मैनेजर है जो हमारा सेल कर रहा है, तो वो कितने का सेल कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट ट्रेड मैनेजर ने बनाना, ट्रेड इंस्पेक्टर ने बना के देनी है, ताकि वो उसको चीज़ को ओवरकम कर सके, ताकि उन मैनेजर के ऊपर भी प्रेशर मेंटेन रहे कि वो डेयरी के साथ 2 नंबरी ना लगाए। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ जो क्लीनिंग चीज़ है, क्लीनिंग वाला स्टेप है, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काउस की हेल्थ के लिए, हमारे मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए। तो क्लीनिंग जो सबसे पहले ठीक है, जैसे कि क्लीनिंग तो हमारे रिलीजन में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो डेफिनेटली हमें उस चीज़ को इस डेयरी के ऊपर इम्प्लीमेंट तो हमें डेफिनेटली हमें 100% करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी और फिज़िकल हेल्थ हमारे स्टाफ की और हमारी काउज़ की उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमारी होल इन्वेस्टमेंट वो काउज़ हैं और वो हमारी मैन पावर है जिसके थ्रू हम वो सारा डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम वो सारे को क्लीनिंग स्टाफ के ज़रिए क्लीन करवाएंगे, तो हमारा शेड तो बीमारियों से भी पाक रहेगा, हमारी वैक्सीनेशन वगैरह और हमारे जो बीमारियां होंगी वो भी 90% चांसेस, मुझे जो मैंने चीज़ें देखी हैं 90% आपकी बीमारियां से कम हो जाएंगी। जो आपका मिल्क की क्वालिटी होगी वो 90% आपका इतना प्योर मिल्क हो जाएगा कि वो आपको मैंने 2 चीज़ें देखी हैं। एक तो मिल्क आपको वीक करता है, एक आपको आपको जो मिल्क देगा स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा। तो एक तो बीमारियों से गिरा हुआ भरा हुआ मिल्क होगा जो क्लीन क्लीनिंग ना होने की वजह से होगा, सफाई ना होने की वजह से बीमारियां आएंगी। डेफिनेटली दूध के अंदर वो बैक्टीरिया वायरस आएगा, वो बीमारियों से भरपूर दूध होगा। तो आपकी जितनी ज़्यादा क्लीनिंग होगी उतना ज़्यादा आपका प्योर दूध होगा, और उसमें बैक्टीरिया कम होगा, उसमें उसको पीने वाले का उसको पीने वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर कोई इतनी बीमारी का असर नहीं होगा। 90% आपका जो फूड जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें प्योरिटी होगी और उसमें बैक्टीरिया कम होगा, तो डेफिनेटली इसमें उसकी उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी उस मिल्क की, उसकी उसमें हम डेफिनेटली जब हम उसको देख रहे हैं उसकी प्रोडक्शन, उसकी फीड की प्रोडक्शन के ऊपर हम देख रहे हैं कि उसकी जो पर डे जो फीड उसको दी जा रही है उसमें कितने मिनरल्स हैं, कितने उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, तो कितने उसके अंदर अदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक काऊ को डेली बेसिस पे चाहिए। तो डेफिनेटली उसका जो दूध होगा उसका दूध की जो क्वालिटी है वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग दूध हो जाएगा। वो मिल्क बीमारियों से पाक होगा, तो डेफिनेटली हम उसको इतना इस तरह से कह सकते हैं कि क्लीनिंग हमारे लिए हमारे नबी ने कह दिया, तो डेफिनेटली हमारे पास ये मोहर लग गई है, हमने वो करना ही करना है। क्लीनिंग तो हमारे पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हमने डील करना है ऑन द टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है। और क्लीनिंग के लिए हमारे पास बंदे होंगे जो हमारे पास वो उनका वेस्टेज काउस का वेस्टेज उठाएंगे, जो हमारे पास ग्रीन फीड में जो वेस्टेज होगा उसको देखेंगे, डील करेंगे, और जो वेस्टेज होगा उसके लिए हम एक कंटेनर, मैंने जो हम लोगों ने रिसर्च की उसमें एक कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर हम उस वेस्टेज को फेंक देंगे 2 से 3 दिन के लिए। देन वो उसमें से जो मीथेन वो जो एक गैस मीथेन गैस होती है आई थिंक सो, तो वो गैस हम उसको जब पुल आउट कर लेंगे तो वो तो डेफिनेटली वो घरों में जलाने के लिए काम आ जाएगी वो गैस।
तो हम उसको सेल आउट कर सकते हैं उस गैस को अलग से। और जो वेस्टेज होगा ना, जब आपके पास वो वेस्टेज होगा वो 70% कह लें उसको, तो जब उसको हम उस कंटेनर के अंदर फेंक देंगे और उसके अंदर से मीथेन गैस निकाल लेंगे 2 से 3 दिन के अंदर, वो 2 दिन के अंदर अंदर वो जो वेस्टेज होगा 75% वेस्टेज होगा वो 20% पे आ जाएगा। तो उस 75 को डील करने को कहीं पे बर्न होगा, कहीं पे उसको थ्रो करने से बेटर है कि हम उसको 20% पे लेके आके उसको कहीं पे बर्न आउट कर दें या बरी कर दें, वो उसको कहीं पे दफना दें या कुछ ऐसा कर दें उसके साथ कि वो उधर फुल फिक्स हो जाए। तो जो अब इस क्लीनिंग को सुपरवाइज़र को भी एक हमारे पास ओवरटेक करने के लिए, जो उसको देखने के लिए या उसको उसके ऊपर नज़र रखने के लिए हमारे पास क्लीनिंग इंस्पेक्टर होगा, जो क्लीनिंग उसके लिए क्लीनिंग करेगा। तो हम बेसिकली हम इसकी कैलकुलेशन के ऊपर थे, तो हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें हम जनरल मैनेजर की सैलरी को कैलकुलेट करें कि हम एवरेज सैलरी हम 75,000 दे रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, तो उसको कितनी हम पे करेंगे। अगर प्रोडक्शन मैनेजर को हम 70,000 पर मंथ के हिसाब से पे करें तो हम इतना, तो ट्रेड मैनेजर को, इंस्पेक्टर नी मैनेजर को ऑलमोस्ट हम 70,000 पे कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, तो 12 मंथ के हिसाब से हम उनकी सैलरी को काउंट कर लेंगे। तो ये भी इन्वेस्टमेंट के अंदर, फर्स्ट मंथ की इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमारी जो काउज मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, देन हमारे पास ये चीज़ें तो इजीली ओवरटेक हो जाएंगी। तो हमारे पास जो एवरेज पर मंथ के हिसाब से जो हमारा आइडिया है हम लोगों का कि 1 करोड़ अगर हम इसमें से हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अपनी एक्सपेंस वगैरह निकाल के, अपने वर्कफोर्स का निकाल के, अपने मेडिसिन का निकाल के, तो वो इतना इनफ है कि हम उससे 5 साल में इस तरह के 2 डेयरी फार्म और लगा सकते हैं। सो क्लीनिंग सुपरवाइज़र की हमने 60,000 के हिसाब से रख लिए, तो 2 हमें क्लीनिंग सुपरवाइज़र चाहिए होंगे डेफिनेटली। सफाई निस्फ ईमान है, तो उतना 1000 का 500 का को ओवरटेक करने के लिए दो काफ़ी, एक काफ़ी है, तो 500 2 क्लीनिंग सुपरवाइज़र। तो डेफिनेटली 500 काउस को ओवरटेक करने के लिए 2 डॉक्टर काफ़ी हैं। तो उनको हम 70,000 के हिसाब से पे करेंगे पर मंथ के हिसाब से। तो वैक्सीनेटर हम 40,000 जो डॉक्टर के अंदर बंदे होंगे, 5 बंदे टोटल डॉक्टर के अंदर होंगे, 5 से 6 भी कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम उसको 10 कर लें। तो ये इतनी इतनी मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, तो हमने इसको 5 पे ही लॉक कर दिया। तो फील्ड इंस्पेक्टर चाहिए होंगे हमें 5, जो कि डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे, डिफरेंट जगह से जाके देखेंगे कि हमारी फील्ड का वहाँ पे। क्लीनिंग इंस्पेक्टर हमें चाहिए। उसमें क्या है, उसमें यह है कि हमारी अपनी डेयरी है, डेयरी के अंदर ही उसने क्लीनिंग चेक करनी है, तो 3 इंस्पेक्टर, क्लीनिंग इंस्पेक्टर इनफ है। तो मिल्क इंस्पेक्टर हमें चाहिए। ये मैंने 3 लिख ली हैं, यहाँ पे हमें 5 चाहिए होंगे मिनिमम, 5 से इनफ है। तो वो सारे एरियाज़ के अंदर घूम के देखेंगे कहाँ पे हमारा मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा है, कहाँ पे उसकी कंपोजिशन कंजम्पशन ज़्यादा है और बाकी चीज़ें। तो ट्रेड इंस्पेक्टर को हम दे रहे हैं 40,000। तो ये जो इंस्पेक्टर हैं, जो हमें इंस्पेक्ट करके देंगे, रिपोर्ट बना के देंगे, उनको 40,000 पर मंथ के हिसाब से दे रहे हैं। तो उनकी आगे स्ट्रेंथ भी लिखी गई है कि इतने लोग हमें चाहिए, तो इतना इसका पर मंथ के हिसाब से हम काउंट करके इसकी वैल्यू, जो इसका अमाउंट हम निकाल रहे हैं। तो फीडर हमें जो चाहिए, जो फीड काउस को फीड प्रोवाइड करेंगे, वो होंगे 20 बंदे हमें चाहिए होंगे, ताकि इजीली हम सारा मैनेज कर सकें। तो मिलकर भी हमें 20 के चाहिए होंगे, जो काऊ को डेली वॉश करें, नहलाएं उसको, और देन उसको क्लीन करें उसके, और बाकी छोटी मोटी चीज़ उसकी जो रिजोर्ट्स हैं उनको टेक करें, ओवरटेक करें। 25,000 इसके लिए इनफ है। जो मैंने लोकल एरियाज़ के अंदर सर्च किया, तो इतनी सैलरी कोई भी नहीं दे रहा, तो हम इसको ऑलमोस्ट डबल दे रहे हैं सैलरी पर मंथ के हिसाब से। तो इसमें सेल्समैन को भी हम 25,000 दे रहे हैं, तो 20 सेल्समैन होने चाहिए, वो जाके डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जाके देखेंगे
कहाँ पे क्या है, और हमारी जो बाकी वगैरह हमारा मिलक कहाँ पे कितने रेट पे किस रेट पे सेल हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे ड्राइवर चाहिए होंगे, तो जो मिलक को डेली लेके जाएंगे। तो बाकी ब्रोकर को हम कमीशन बेस पे रख लेंगे, पर कमीशन पे 2% 1% कमीशन पे रख लेंगे। तो क्लीनर जो होगा वो डेफिनेटली जितने ज़्यादा क्लीनर होंगे उतनी ज़्यादा सफाई अच्छी होगी। तो 25 क्लीनर होंगे, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी कम है, मैं तो इसको 30 पे काउंट कर रहा हूँ। लेकिन मेरे फेलोज कह रहे थे कि इसको 25 कर दें, 25 इनाफ है, तो 25 हमने लॉक कर दिया है। तो 25,000 हम दे रहे हैं 25 को, तो डेफिनेटली इतना हमारे पास उसका रेवेन्यू आ रहा है। तो इसका टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4 करोड़ आ रहा है। ओके, तो ये हमारा पर मंथ, ये एक्चुअली हमने ना पर मंथ के हिसाब से नहीं निकाला, हमने निकाला है पर ईयर के हिसाब से। तो पर ईयर के हिसाब से जब हमने 4 करोड़, मेरी नज़र में 4 करोड़ अगर हम दे रहे हैं वर्क फोर्स को अपनी सैलरीज, तो बहुत रीजनेबल प्राइस है, हम बहुत कम अभी प्राइस दे रहे हैं। अगर हम किसी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर देखें तो ये 4 करोड़ तो कुछ भी नहीं है प्राइस। तो डेफिनेटली बाकी चीज़ें हमने देखेंगे, हमारी इनकम कहाँ से आएगी। तो 25 से 28 लीटर जो एवरेज, मैंने एक चीज़ देखी, सर्च की है, मुझे मिली है, जो मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी उनमें 25 से 28 लीटर जो एवरेज देती है। तो पर पीरियड मतलब ये जो 10 माह में उन्होंने देना है, दूध देना है, उसमें उन्होंने पर गाँव ने इतना देना है। तो 60 लीटर टोटल आपको अच्छी यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको, तो 60 लीटर तक वो आपको दूध पर डे के हिसाब से दे सकती है। तो अब हम अगर मिनिमम भी पर डे के हिसाब से 26 लीटर काउंट करते हैं 2 टाइम का, ये बहुत कम है जो मैंने काउंट किया। 26 लीटर बहुत कम है जो एवरेज एक डेयरी के लिए, डेयरी में आपके पास आ जाएगी, यही अमाउंट डबल हो जाएगी, 26 की डबल हो जाएगी। तो पर काउ के हिसाब से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो 26,000 लीटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पर डे का दूध मिलता है। ठीक है, तो अब 26,000 लीटर को हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास 26 लाख, अगर हम 26,000 को पर लीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं 26,000 लीटर को, तो हमारे पास 26 लाख का तो दूध ही सेल हो रहा है पर डे के हिसाब से। तो उसी को हम अगर 30 डे पे कन्वर्ट कर देते हैं तो वो 70। अच्छा, तो उसी को अगर हम 26,000 लीटर को तो अगर हम 26,000 लीटर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 लाख हमारे पास, तो 26 लाख का तो हम डेली का दूध ही सेल कर रहे हैं। तो अब 26 लाख को हम अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 30 के साथ, तो डेफिनेटली 7 करोड़ हमारे पास, 7 करोड़ 80 लाख के मास राउंड अबाउट हमारे पास का दूध सेल हो रहा है पर मंथ के हिसाब से। तो उसी को हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास 7 करोड़ को हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो अगर हम 7 करोड़ को मल्टीप्लाई करते थे 12 से, तो हमारे पास 93 करोड़ आ जाता है, जो 1 अरब के आ जाएगा। तो एवरेज अगर हम देखें तो हम मिनिमम मिलक के साथ हम उसको 1 करोड़ 1 अरब तक हम उसको अपनी सेल कर रहे हैं पर ईयर के हिसाब से। तो अगर हम उसके अंदर से 45 लाख 45, तो अगर हम 93 करोड़ अगर हम निकाल रहे हैं एवरेज ईयर के हिसाब से, तो हम अगर ईयरली सैलरी अगर हम 4 करोड़ दे देंगे, तो वो हमारे लिए बहुत रीजनेबल प्राइस है, जिसको हम कहते हैं कि एक हमारे पास अच्छा सौदा है।
तो ये बाकी चीज़ें जो हैं वो 6 से 7 साल, जो एक चीज़ मैंने नोट की है, मजीद नोट की है, उसमें 6 से 1 जो काऊ है वो 6 से 7 साल एवरेज दूध देती है, उसके बाद वो रिटायर हो जाती है, तो देन उसको आप मीट के लिए किसी जगह पे सेल कर सकते हो, तो वो मीट की प्रोडक्शन को भी, तो एवरेज वो जितने की वो बाय करोगे आप, अगर आपने 2.5 लाख की बाय की है, तो 3 साल, अगर 4 साल भी आपने उससे दूध लिया है, देन भी आपकी वो जाते सेल होगी, जो अपने मार्केट में सेल करना है, देन आपकी वो इतने की 2.5 लाख की आपकी सेल हो जाएगी। तो अ, एक एवरेज काऊ ने आपको अच्छा खासा बिजनेस दिया है, और अच्छा खासा उसने जाते जाते भी उसने अपना जो उसके ऊपर हमने इन्वेस्ट किया था, जितने की हमने बाय की थी, उस तरह उसने उसने उतनी कॉस्ट हमें दे जानी है जाते जाते। तो ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे के सारे, बाकी सारे जितने भी फैसले हैं, और वो सारे सीईओ ने लेने हैं, और देन उसको डिवाइड कर देना है वर्क फोर्स के हिसाब से, वो हर चीज़ें, बाकी चीज़ें जितनी भी रिपोर्ट्स निकलेंगी वो हम ऑलरेडी ऊपर देख के आ चुके हैं, वो पूरा का पूरा ग्राफ देखा है हमने, इस ग्राफ के अंदर हमने देखा कि कौन कौन से मेरे पास मैनेजर हैं, सब मैनेजर हैं, और उसके बाद हमारे पास वर्क फोर्स है, तो उनका जो रिपोर्ट कौन बना रहा है, उनकी रिपोर्ट कहाँ पे आ रही है, और रिपोर्ट किसको जा रही है, देन हम उसका जो ओनर होगा वो ऑर्गेनाइज करेगा, वो ईयर के एंड पे जो भी होगा वो बोनस देना चाहे अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे सकता है, वो अ, कोई उनको ग्रैंड पार्टी देना चाह रहा है, ग्रैंड पार्टी दे सकता है, देन उनको उनके लिए अगर कुछ इंसेंटिव या वो तो एक अलग सी बात है कि अगर आप इंसेंटिव दो या उनको बोनस दो, तो बाकी अपनी कॉस्ट वगैरह निकाल के इन्वेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके आप दे दो, तो वो अच्छी बात है, वो आपके जो वर्क फोर्स है वो पूरा साल आपको अच्छा खासा अच्छा काम करके देते हैं। तो इसमें जो लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट था हमारा, डायरेक्शनल लीडिंग में हमारे पास वही चीज़ें, बाकी चीज़ें नोट कर ली, जो डायरेक्शन देनी है, उसने सीईओ ने डायरेक्शन देनी है, मैनेजर को जनरल मैनेजर ने डायरेक्शन देनी है, बाकी मैनेजर्स को बाकी मैनेजर फिर आगे डायरेक्शन देंगे हमारी वर्कफोर्स को, और वर्कफोर्स हमारे आउटकम ला के देगी। तो उसमें कुछ हमने रूल्स लिख दिए हैं कि हमारे लीडिंग के कुछ रूल्स हैं, तो इसमें डेफिनेटली इसमें सिंपल सिंपल वर्डिंग में यही है कि एक सीईओ ने लीड करना है सारा कुछ सारा काम, और जनरल मैनेजर ने उनको डायरेक्शन देनी है, और बाकी उनके सब मैनेजर ने उनको वर्क भी इम्प्लीमेंट करना है बाकी चीज़ों को, और बाकी प्रोडक्शन जो आपकी आ जाएगी, आउटकम आ जाएगी, वो वर्कफोर्स की वर्क के ऊपर डिपेंड, का हार्ड वर्क के ऊपर आ जाएगी, आपकी टोटल आउटकम आ जाएगी, प्रोडक्शन की आउटकम आ जाएगी। तो साल के एंड पे आपका जब 93 करोड़ आपके हाथ में होगा, तो आप इंसेंटिव दें उनको, ग्रैंड पार्टीज दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए बाकी चीज़ें जो बेसिक रूल्स, जो मुझे बेसिक रूल्स अच्छे लगे हैं, वो मैंने ये चीज़ें पॉइंट मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि एक बिजनेस प्लान कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, करना है, और कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है हमने, उस डेयरी फार्म का कहाँ पे आ, उसको उसकी बुनियाद कहाँ पे रखनी है, और बाकी चीज़ें उसकी। और एक प्रोसीजर जो दूसरे पॉइंट पे मुझे लगा कि हमें फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन है, तो उसके मिल्क की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हमारे मिल्क की क्वालिटी पे कोई फ़र्क पड़ा, तो क्वांटिटी पे तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी हम उतनी प्रोड्यूस कर देंगे, तो हमारी सेल में अगर कुछ वो कोई इशू आ जाए, तो वो फिर हमारी वो चीज़ें, तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास फीडबैक का एक पूरा का पूरा विजन पड़ा है, हम उसको फीडबैक का एक पूरा का पूरा एक पैनल बना सकते हैं, देन उसको फीडबैक ले सकते हैं। अच्छा, तो एक जो साल के स्टार्टिंग के पहले हमने चीज़ देखनी है, वो है गोल एस्टेब्लिश कर लेने के, हमने ये गोल अचीव करने हैं, उन गोल को अचीव करने के लिए अपनी वर्कफोर्स को मोटिवेट करते रहना है उनको। मंथ के एंड पे हम उनको एक छोटी सी पार्टी दे सकते हैं, हम उनको एक डिनर दे सकते हैं, हम उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन कुछ मतलब एक छोटा सा एक प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि जिनसे उनका को थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस कम हो जाए, और हमारी
पूरा मंथ के एंड पूरा नेक्स्ट मंथ हमें वो इतनी हार्ड वर्क करें ताकि वो हमारी प्रोडक्शन में इजाफा हो जाए। तो बाकी सिस्टम में कंट्रोल हमने कुछ कंट्रोल सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो तो ऑलरेडी हमने कर दिए हैं। उसमें प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, इंस्पेक्टर आ गए और बाकी ट्रेड मैनेजर वगैरह बाकी सारे इसी में डील हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें डिफाइन करने हैं, हमारे कंपटीटर इसी में आ जाएंगे, हमारी फीड्स वगैरह पेड़ की नीड्स, हमारी क्वालिटी क्वांटिटी की नीड और हमारी सेल की नीड जो भी डिमांड हो जाएगी वहाँ कहाँ पे वो सारे फैक्टर इम्पोर्टेंट फैक्टर के अंदर पिन आउट हो जाएंगे और देन उन्हीं को लीड करते हुए हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो बाकी चीज़ें आप इधर देख सकते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं सांस बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो गया। ओके, तो मैंने जैसे आपको पहले ही और एक क्वेश्चन जो मेरे एंड पे मुझे फील हुआ कि हमें यहाँ पे लिखना चाहिए कि हु शुड मोनीटर। तो किसको मोनीटर कौन करेगा, कैसे करेगा? तो मोनीटर करने के लिए हमने एक पूरी की पूरी एक टीम बना दी है जिसका काम ही है ये है कि उसने एक पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट करके हमें एक पूरी रिपोर्ट जनरेट करके हमें पिन आउट कर देनी है हमारे जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर वो रिपोर्ट हमें इंस्पेक्टर टीम जो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम इंस्पेक्टर टीम को सीईओ के अंडर कर दें ताकि ये जनरल मैनेजर भी उसी के अंदर इंस्पेक्शन के अंदर आ जाए कि जनरल मैनेजर तो नहीं कहीं पे कुछ कर रहा है। तो अगर नहीं तो मेरी नज़र में जनरल मैनेजर ठीक है, जनरल मैनेजर से ओवरकम होके सीईओ के तक आ जाए तो बाकी दोनों जो बैठ के एक बिजनेस प्लान वगैरह सेटअप कर सकते। तो ये आज की इतनी सारी डिस्कशन थी। तो ये मेरी डेयरी का नाम अल हबीब डेयरीज है। तो इसके ऊपर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। इसमें काफ़ी चीज़ें अभी मिसिंग है जो मुझे लगी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम था। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मेरी मेरी नज़र में मिसिंग है, क्योंकि हमने एक जो मैंने एक चीज़ देखी थी वो एक इंडियन फार्मर है जिसका डेयरी फार्म है और उसने एक बड़ी अच्छी उसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो उसने इसकी जो वेस्टेज है 75 से कम करके 20% कर दिया, 25 से कम करके उसको 0% पे कर दिया विद इन 72 आवर्स। तो वो डिफरेंट एनिमल्स को कंज्यूम करता है, कंज्यूम करने के साथ उसको वो वेस्टेज को कम करता है। तो उसने जो बेसिक आइडिया सारा उसी का इसकी वेस्टेज को ख़त्म करने के लिए जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था उसमें ये है कि उसने जो अकॉर्डिंग टू उस बंदे के जिस उसने जो उसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, उसने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि ये आपके काऊ का वेस्टेज आपने एक ड्रेनेज में डाल देना है, एक बॉक्स कंटेनर में डाल देना, उससे मीथेन गैस अपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और उसको सेल कर देना है लोकल्स को, जहाँ लोकल विलेज को जहाँ पे आपकी गैस सप्लाई नहीं आ रही। तो उस में से जो 75 वेस्टेज है वो 25 पे आ जाएगा। देन उस 25 वेस्टेज को आपने उठा के एक ऐसी ज़मीन पे फेंक देना है और वहाँ से वो वहाँ पे उसके अंदर वो एक सुंडी टाइप एक लार्वा पैदा हो जाएगा उस वेस्टेज के अंदर। देन उस वेस्टेज को वो क्या कर रहा है कि वो वेस्टेज के ऊपर मुर्गियों को छोड़ रहा है, मुर्गियाँ वो उस लार्वे को खा जाती हैं वो और वो मुर्गियों के एग्स की प्रोडक्शन भी इसी से उस लार्वे के खाने से उनकी जो एग्स की प्रोडक्शन है वो 75-90% तक उस बंदे का क्लेम है कि वो 90% तक इंक्रीज़ हो गई है। जहाँ पे वो 25 डेज देती थी वो वहाँ पे सारी देती हैं। तो ये बाकी चीज़ें वो मुर्गी अब उसमें से जो वेस्टेज रिमेनिंग वेस्टेज है उस वेस्टेज को उसने उठाया और उसको उसके अंदर उसने वो केंचुए छोड़ दिए जिसको वर्म बोलते हैं। उस वर्म के का काम क्या है कि उसने उसको सारे को खा लेना है। उस वेस्टेज को खाने के बाद उसके उसको उसको उसने नाइट्रोजन के अंदर वो जो स्मॉल उसने जो करना है उसको नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना, जिसको उस बंदे के बकौल के
दुनिया के अंदर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, उसने ब्लैक गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देना है। और विद इन 72 आवर्स उस बंदे का क्लेम है कि आपका जो वेस्टेज है वो ख़त्म हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, और उसमें से उसके बदले में आपको 95% जो 99% आपको प्योर ब्लैक गोल्ड, जिसको नाइट्रोजन वेस्ट कहा जाता है वर्म का, वो आपको मिल जाएगा। वो भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक प्लान आउट है उसका। मुझे प्लान अच्छा लगा तो हमने उसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस लेवल का काम कर सकें। हमने अप्लाई किया हुआ है लोन। तो आप दुआ करें आप सब लोग हमारे लिए कि हमारे वो फेलोज हमें लोन दे दें इतना, ताकि हम अपनी ज़मीन बाय कर लें और साथ में हम अपने डेयरी फार्म को ग्रो कर सकें। तो आपको भी एक प्रॉपर और एक अच्छा क्वालिटी वाला दूध प्रोवाइड हो सके। तो होपफुली ये मेरी हमारी हम लोगों की प्रेजेंटेशन है, हम लोगों का ये काम है छोटा सा। हमने हमारी कोशिश है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो काइंडली आप हमें अप्रिशिएट करें, और हमें क्वेश्चन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो एनी टाइम आपके फेलोज आपके साथ हैं। आपको कोई क्वेश्चन है हमारे इस आइडिया के अगेंस्ट तो हमें काइंडली पिन कर दें, तो हम आपको उसमें हेल्प आउट कर देंगे। थैंक यू फॉर द अटेंशन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना बियर किया हम लोगों को। आधा पौना घंटा हम इस पे ऐसे बोली जा रहे हैं नॉन स्टॉप, और आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है, इसको कंप्लीट सुना है हमारी मेहनत को। तो थैंक यू, अप्रिशिएट करता हूँ आपकी अ, इतने टाइम का आपका आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू फेलोज। अल्लाह हाफिज़।